सीधा सवाल कि दिल्ली आने के लिए दिल्ली आए हैं नीतीश कुमार, जो कि दिल्ली पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले, और मोदी हटाने के इस मंच पे सबसे बड़ी शुरुआत हो गई है। दिल्ली नीतीश कुमार पहुंचे हैं और नीतीश कुमार बिहार से रवाना होने से पहले, सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगी जब बिहार से रवाना हुए, उससे पहले कैसे लालू यादव से मिलने पहुंचे थे, और दिल्ली की जो तस्वीरें आई है वो भी आपको दिखाऊंगी। नीतीश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, यही एक ऐसा बात कहते हुए लालू यादव ने नीतीश कुमार को आगे भेजा है। दिल्ली पहुंच रहे हैं मोदी विरोधी खेमे को एकजुट करने के लिए। 2024 में मोदी विरोधी खेमे को एकजुट करने के लिए सबसे बड़ा गेम प्लान तैयार हो गया और आज उसी को लेकर बड़ी मुलाकातें हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव तीनों साथ थे। लालू यादव से मिलने नीतीश कुमार घर पहुंचे थे और वहां ये मुलाकात के बाद देखिए किस तरह से उन्हें विदा किया गया है दिल्ली जाने के लिए। यानी कि दूल्हा तैयार, लेकिन सेहरा बंधेगा कि नहीं, इसको लेकर अभी सवाल है। मैं बड़ी खबर से शुरुआत कर रही हूं। तस्वीरें तो मैंने आपको दिखा दी नीतीश कुमार की बिहार से रवाना होने से पहले, लेकिन बड़ी खबर, दिल्ली पहुंच गए नीतीश कुमार और दिल्ली दौरे पर पहुंचे नीतीश कुमार ने बड़ा बयान भी दे दिया है। विपक्ष एकजुट हो तो बेहतर होगा। नीतीश कह रहे हैं ज्यादा लोग साथ आएंगे तो माहौल अच्छा होगा। माहौल अच्छा होगा या फिर सरकार बनाने के लिए सारी जुगत कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, यहां आकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और इसी के साथ सुनवा दीजिए जरा क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, एक बार सुनवा दीजिए और उसके बाद हम जाएंगे हिमांशु के पास जो कि वहीं पर मौजूद हैं और साथ ही अमित के पास। सुनाइए जरा। आपको प्रधानमंत्री हम नहीं वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं, हमारी न कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा, उसे मत बोलिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा और उसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों का कोई दावा है। तो नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बात की है। नीतीश कुमार के आवाज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के निवास स्थान से, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये बड़ी मुलाकात होनी है। राहुल गांधी से मिलने पहुंचेंगे नीतीश कुमार। पहले हिमांशु आपके पास आ रही हूं, कितनी देर में निकलेंगे वहां से? और आते ही उन्होंने कह दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साथ आए, बड़ा गेम प्लान दिल्ली के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ा गेम प्लान लेकर आए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को एकजुट करने की बात वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। मतलब जो नीतीश कुमार है उन पर जो विपक्ष है वो भरोसा कर सकता है। तो 2024 में बीजेपी को किस तरीके से उसकी सीटें कम करना है, इसको लेकर यहाँ पर 3 दिन मंथन चलेगा। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि 6 के कामराज लैन जो है, यहाँ पर नीतीश कुमार का जो आवास है, यहाँ पर जो शासकीय उनका आवास है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और 6 बजे के बाद में आज शाम को 6 बजे के बाद में कभी भी किसी वक्त यहां से वो निकल सकते हैं और राहुल गांधी के आवास पर जा सकते हैं, वहां मुलाकात करेंगे। उसके बाद में सीताराम येचुरी से मुलाकात करेंगे, अलग अलग और पॉलिटिकल पार्टीज से। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और तमाम जो केसीआर जैसे बड़े लीडर्स हैं वो एक बार और पहले भी मुलाकात कर सकते हैं। हो सकता है कि दिल्ली दौरे पर और भी कई लोगों के साथ में वो मुलाकात करें। तो 2024 को अपने आप को प्रोजेक्ट करने के उद्देश्य से, और सबसे बड़ी बात वो ये बार बार कह रहे हैं कि मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन मैं एकजुट कर सकता हूं, मतलब मेरे नाम पर एकजुट हो सकता है विपक्ष। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार विपक्ष को एकजुट लाने की अलग अलग लोगों ने कोशिश की लेकिन वो एकजुट नहीं हो पाए। लेकिन इस बार जो है 2024 में नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। राहुल गांधी के आवास पर अमित हमारे साथ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, उन तस्वीरों पर भी आपको रखूंगी। एक बार आपको जानकारी दे देती हूं कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी के साथ आने के मायने क्या है, क्योंकि सीधे चुनौती नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं। सीधे पीएम कुर्सी की दावेदारी के लिए साथ आ रहे हैं। और इसका मतलब क्या है जरा ये अपने दर्शकों को बता देती हूं, क्योंकि दिल्ली पहुंचे हैं दिल्ली आने के लिए, मोदी से लड़ने के लिए साथ आना होगा, अकेले मुश्किल है, ये सब पार्टियां जान चुकी है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए, राहुल गांधी से मुलाकात आज होगी। नीतीश राहुल दोनों का जनाधार पिछले समय में घटा है। अब यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल नीतीश पीएम बनने निकले हैं, लेकिन क्या यह सफर आसान होगा? राहुल 2019 में अमेठी सीट
हार गए थे। ये याद रखिए, 2014 में 44, 2019 में 52 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। वहीं नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार मोदी से अलग लड़े तो 38 में से 2 सीटें जीती थी 2014 में, और वहीं 2019 में बीजेपी गठबंधन में उन्होंने 16 सीटें जीती थी। अब ये सीटें नीतीश कुमार की या मोदी की, इसको खुद सोचिए। और वहीं विधानसभा में जेडीयू 2010 में 115 सीटों से 2020 में 43 पर आ गई है। तो ये घटता जनाधार है और सीधे मुकाबला मोदी से हो रहा है। और तस्वीरें इस वक्त सीधे आ रही हैं वहीं नीतीश कुमार के आवाज से, क्योंकि वो निकल रहे राहुल गांधी से मिलने। जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, जरा हिमांशु दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के आवाज से। नीतीश कुमार के आवास पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये सामने जो काफिला जा रहा है ये नीतीश कुमार का है। हमने बोला था कि 6 बजे के बाद में किसी वक्त वो निकल सकते हैं और वो अब अपने सरकारी आवास से 6 के कामराज लेन से निकल गए हैं। ये सीधा काफिला जा रहा है और सीधे ये 12 तुगलक रोड लेन में जाएगा, जहां पर वो राहुल गांधी के साथ में मुलाकात करेंगे। तो राहुल गांधी के साथ मुलाकात होगी, ये क्या कुछ इसमें बातें सामने निकल कर आएंगी और कांग्रेस के साथ में क्या गठबंधन हो पाएगा, क्या कांग्रेस इतना विश्वास कर पाएगा, क्या इनके नाम पर कांग्रेस सहमति बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी से मुलाकात होने के बाद में क्या कुछ नतीजे सामने निकल कर आते हैं रणनीतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। तो हिमांशु बता रहे हैं वहां पर नीतीश कुमार निकल गए राहुल गांधी से मिलने। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं और उसके बाद महाभारत। जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। बड़े बड़े बयान, बड़े अरमान और पिटारे में 2024 का प्लान। इसी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली दौड़ लगा दी। बिखरे विपक्ष को समेटने और सहेजने के लिए नीतीश एक चौखट से दूसरी चौखट चढ़ेंगे और फिर कितना आगे बढ़ेंगे ये कोई नहीं जानता। 2024 के रण में मोदी को हराने के प्रण के साथ नीतीश राहुल गांधी से मिलने चले ताकि विपक्ष को जोड़ सके, लेकिन राहुल गांधी तो खुद ही देश जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी उस दौर में जब कांग्रेस जोड़ना मुश्किल हो रहा है। अब पहले क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है। राहुल कांग्रेस को जोड़ पाएंगे या नीतीश विपक्ष को जोड़ पाएंगे? अगर जोड़ पाएंगे तो क्या जरूरी सीट भी जोड़ पाएंगे? बीजेपी नीतीश पर पलटी मारने का आरोप लगाती है। नीतीश ने उसका नमूना भी पेश कर दिया। एक दिन पहले तक बीजेपी को 50 सीटों पर समेट रहे थे, लेकिन दिल्ली की उड़ान से पहले अंक गणित से तौबा कर ली। बोले हम संख्या की बात नहीं करते, शायद 50 पर समेटने की बात उन्हें कांग्रेस पर ही तंज लगी हो। अगर एक होकर के चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सफलता हासिल मिलेगी, यही बात है। कोई संख्या उनका की बात हम नहीं करते। जब नीतीश विपक्ष जोड़ने के मिशन पर निकल ही पड़े हैं तो एक मकसद तो साफ है कि पीएम बदलना है। अब सवाल ये कि पीएम बनाएंगे किसे? क्या राहुल नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करेंगे या नीतीश खुद कांग्रेस के पीछे चलेंगे? आखिर इस सियासी शादी में नीतीश खुद सेहरा बांधेंगे या बिचौलिए भर रह जाएंगे? एक बात नीतीश कुमार खुद अच्छे से जानते हैं कि पलटने को लेकर उनकी छवि कैसी बन चुकी है। अब इस बात का भरोसा लोगों को ही नहीं, साथी दलों को देना भी आसान नहीं है। अब एक बार फिर बड़ी बड़ी कस्में खाई जा रही हैं। और बहुत एम्फेटिकली मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सख्त शब्दों में नीतीश कुमार जी ने कहा अब जीवन में जब तक हम हैं बीजेपी से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। तो कभी कहते हैं बीजेपी के से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, कभी कहते हैं लालू से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो इनकी कोई विश्वसनीयता समाज में नहीं बची। लाख प्रयास के बावजूद भी वो नरेंद्र मोदी के कद को छोटा नहीं कर पाएंगे। इस बीच पटना की घटना ने 5 दिन में ही फूट और टूट की तस्वीर सामने रख दी है। विपक्षी एकजुटता के मोर्चे पर नीतीश पहले ही फेल हो गए। केसीआर का साथ उन्हें विपक्षी एकता के लिए मिला था, लेकिन शर्त यह थी कि खिलाफत बीजेपी कांग्रेस दोनों की होगी, लेकिन नीतीश को केसीआर से इतर कांग्रेस का साथ चाहिए। ऐसे में दरार पहले ही पड़ चुकी है, यानी बड़ी कठिन डगर है दिल्ली की कुर्सी की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। आपसे थोड़ी देर बाद राहुल गांधी के आवास पर पहुंच रहे हैं। उनसे मुलाकात करने में आपको दिखाती हूं कि आज और कल में कौन कौन सी मुलाकातें हैं, क्योंकि मोदी विरोधी खेमे के लिए
ये एक बड़ा दिन है। ये 2 दिन जब नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, सारी जुगत इसी के लिए। आज राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कल किस किस से मुलाकात करेंगे जरा वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं, डी राजा यानी कि लेफ्ट पार्टियों को साथ लाने के लिए एचडी कुमारस्वामी से मिल सकते हैं, वहीं वो सीताराम येचुरी से मुलाकात कर सकते हैं और शरद पवार से भी मुलाकात हो सकती है। ये कल के लिए। और सीधे तस्वीरें आ रही है अमित के पास, क्योंकि नीतीश कुमार राहुल गांधी के आवास पर पहुंच गए। जरा वहां चलते हैं। अमित जरा बताइए और दिखाइए तस्वीरें। देखिए सुचारिता, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी इसी वक्त राहुल गांधी पहुंचे अपने बंगले 13 तुगलक रोड पे। सिक्योरिटी आपको दिखाई दे रही है। कुछ ही वक्त में नीतीश कुमार भी यहां पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी अब से आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचे थे, गुजरात दौरे पर थे और सीधा एयरपोर्ट से वो अपने घर पहुंचे हैं। और यहां पर अभी कुछ ही वक्त के बाद राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। सारी तैयारियां हैं, बीफ्ड अप सिक्योरिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी बिल्कुल चाक चौबंद है और अब से कुछ ही वक्त यानी 15 से 20 मिनट के बाद राहुल गांधी से मुलाकात के लिए नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से राहुल गांधी पहुंचे हैं। नीतीश कुमार कुछ ही वक्त में यहां आने वाले हैं। नीतीश कुमार भी अपने घर से निकल चुके हैं, कुछ ही वक्त में पहुंचेंगे। 3 दिन के दौरे पर हैं। लेकिन सुचारिता, बड़ी बात यह, जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर नीतीश कुमार आए हैं, इससे पहले भी विपक्ष इस तरह की महत्वाकांक्षा पालकर अपने तमाम नेताओं को खड़ा कर चुका है, लेकिन सफलता खास हाथ नहीं लगी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब वो विपक्ष को एकजुट लामबंद करने का जो जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने ली है, वो उसमें कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मुलाकात होनी है। राष्ट्रपति से मिलेंगे, उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, अरविंद केजरीवाल से भी मुमकिन है कि मुलाकात हो। नीतीश कुमार किसी भी वक्त राहुल गांधी के निवास स्थान पर पहुंच सकते हैं मुलाकात करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तीसरी मर्तबा है, तीसरा मौका है जब विपक्ष को एक साथ लाने के लिए किसी नेता को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नीतीश कुमार 3 दिन के दौरे पर, दिल्ली दौरे पर है, लेकिन ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत से नेताओं ने पहले भी की थी। विपक्ष कई बार लामबंद एकजुट एक साथ आने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कोई बड़ा फेस आज तक जो भी प्रोजेक्ट किया गया, खास सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन इस वक्त बहुत गहमागहमी बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार जब दिल्ली के लिए निकले थे 3 दिन के दौरे पर, उससे पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। आरजेडी एक तस्वीरों पर वापस आ रही हूं, क्योंकि वहां पर अभी नीतीश कुमार किसी भी समय पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जनता दल यूनाइटेड के नेता लव कुमार जी हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत एक बार लव कुमार जी आपके साथ कर लेती हूँ। आपके नेता दिल्ली पहुंच गए हैं इस मोर्चे को दम देने के लिए, रवाना किया गया। तस्वीरों में हमने देखा लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी सब विदा करने आए थे। ये बिहार से तो नहीं कहीं विदा कर रहे हैं कि जाइए आप दिल्ली जाइए? देखिए सुचारिता जी, लालू प्रसाद यादव जी बड़े भाई हैं उनसे आशीर्वाद लेने गए थे और जब आशीर्वाद लेकर गए हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अच्छा। दिल्ली में जाकर आज ये जो अहंकारी सत्ता है, इसको हटाने का जो संकल्प लिया है नीतीश कुमार ने, उस संकल्प को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे, क्योंकि वो जो संकल्प ले लेते हैं उसको जरूर पूरा करते हैं। आपने भी देखा और सब लोगों ने देखा है। और जहां तक सवाल है विपक्षी एकता का, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी में वो मादा है कि सभी विपक्ष को एक करेंगे और एक करके जो अहंकारी सत्ता है, जिसे लगता है कि कोई हमें हटा नहीं सकता है, उसको हटाने का काम करेंगे। और दिल्ली आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और दिल्ली से नीतीश कुमार अच्छी खबर लेकर जाएंगे और देशवासियों के लिए खाली हाथ नहीं जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सेहरा किसके सर बंधेगा? एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ, फिर प्रेम शुक्ला जी आपके पास जा रही हूँ, अनुराग जी के पास जाऊंगी। ये तस्वीरें आ रही है दिल्ली से, जहां पर नीतीश कुमार पहुंच गए राहुल गांधी के घर। जरा अमित बताइए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है नीतीश कुमार के 2024 के अपने सपने के लिए भी और विपक्षी एकजुटता के लिए भी। अमित जरा बताइए, तस्वीरें दिखाइए। नीतीश कुमार ने कहा भी कि अगर सब साथ आए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। सीधी चुनौती, सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है, क्योंकि बड़ी बात यह भी है कि नीतीश कुमार जिस तरह से आए हैं, ये अब इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने, समझने और जानने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार मुलाकात करने के लिए आए हैं राहुल गांधी से, इस बैठक के बहुत सारे मायने हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे, देखिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं और नीतीश कुमार के आने के 5 मिनट पहले पहुंचे थे राहुल गांधी और उसके ठीक 5 मिनट बाद देखिए पहुंचे नीतीश कुमार। गाड़ियों में हम आपको काफिला दिखा रहे हैं, उनका कैवलकेड यहां पहुंचा है। एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ, तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए। ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। प्रेम शुक्ला जी अब दिल्ली रवाना हो गए हैं,
नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन सब मिलकर तय करेंगे। वो एकजुटता की तस्वीर नीतीश कुमार जी बता रहे हैं, सब मिलकर तय करेंगे। नीतीश कुमार जी के हाथ में है क्या? नीतीश कुमार जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे जो फलादेश जारी कर रहे हो, लेकिन स्वयं उनके हाथ में क्या है? बमुश्किल 40 सीटों पर नीतीश कुमार और उनके गठबंधन के साथी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की स्थिति में है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 35 से अधिक सीटें जीतेगी। नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं झुंझुना के अलावा। वो झुंझुना बजाते हुए टहल रहे हैं, और झुंझुना इसलिए बजा रहे हैं, नहीं तो लालू के जो लाल हैं तेजस्वी और तेज प्रताप, वो उनको वहां कुर्सी से ढकेल देंगे। तो ये बता रहे नहीं मैं तो दिल्ली जाने वाला हूँ और मुख्यमंत्री कुर्सी आपके लिए खाली करके जाने वाला हूँ। उनको 2-2.5 साल किसी तरह मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, इसके लिए जिनको कल तक पलटू राम कहते थे तेजस्वी और तेज प्रताप, और जो कहते थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मैं कभी जो है वो आरजेडी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ऐसे थूक कर चाटने वाले व्यक्ति का कोई क्रेडिबिलिटी है क्या नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार की औकात 2-5 सीट की भी है क्या? नीतीश कुमार के 2 प्रदेशों में उनका जो विधायक दल है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो गया, और चुनाव आते आते इनके बिहार के विधायक दल की क्या दशा होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो जो नीतीश कुमार अपना खुद अगर चुनाव लड़ लें तो क्या नालंदा की सीट बचा पाएंगे? इस स्थिति में उनको विश्वास है क्या कि वो नालंदा लोकसभा से स्वयं श्रीमान नीतीश कुमार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भी लोकसभा के चुनाव का बिगुल फूंकेगा तो मैदान में खड़े रह पाने की उनकी स्थिति है क्या? पहले इस पर बात कर लें। लेकिन उनको पता है कि जब तक मैं प्रधानमंत्री पद का झुंझुना नहीं बजाऊंगा, तब तक तेजस्वी और तेज प्रताप मुझे कुर्सी पर स्थिरता से बैठने नहीं देंगे। इस सत्य को जानने के कारण वह एक पाखंड रच रहे हैं। अब मैंने ये भी बताया कि किन किन नेताओं से वो मुलाकात करने वाले हैं। अनुराग जी, उस लिस्ट में आपके नेता शामिल नहीं है। अब ये विपक्षी एकजुटता में अभी भी ऐसे चेहरे हैं जो साथ हैं, नहीं है, कुछ पता नहीं है। सब कैसे हराएंगे मोदी को 2024 में? अनुराग जी को लीजिए स्क्रीन पर। देखिए, अच्छा है कि आपको पता ना हो, नहीं अच्छा है कि आपको पता नहीं है, और आपको पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि ये महाभारत है। आपके ही प्रोग्राम का नाम है सच और झूठ की लड़ाई है। झूठों को भगाना है, हराना तो है ही, प्रदेश और देश से भगाना है उनको, क्योंकि उनकी वजह से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। जनता का फैसला है, और जनता जब कोई फैसला लेती है तो लोग चिल्लाने वाले चिल्लाते रह जाते हैं। जैसे बिहार में बदल गई, चिल्ला रहे थे, जान भी नहीं पाए, बदल गई सरकार। इसी तरह से चिल्लाते रह जाएंगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता उनको 2024 में जवाब देगी जो दर्द आपने जनता को दिया है। आप सिर्फ यही देखते रहते हो कौन नेता किससे मिल रहा है, कौन नेता कहां जा रहा है। आपने कभी जनता के बारे में कोशिश की कि जनता किस दर्द से गुजर रही है? कभी आपने कोशिश की कि समाज की स्थिति क्या है, इसमें सामाजिक ताना बाना क्या है, समाज में लोग महंगाई से कितने परेशान हैं, बेरोजगारी से कितने परेशान हैं। अभी जनता की भी आवाज, जनता की, हाँ सुन तो ले, अरे हम बोल रहे हैं ना जनता की आवाज। जनता की आवाज तो आपको सुनाई पड़ रही है। वो बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी कान में तेल डाल के सो गई, सुन तो ले। वो दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कान में तेल डाल के सोई है। उनको धन्ना सेठों की आवाज सुनाई देती है, आम जनता और गरीब की नहीं सुनाई देती है। उनको तो आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता एटीसी वालों को कैसे जाके हड़काते हैं, फिर कहते हैं नंगे पैर ही चले गए, नंगे पैर एटीसी में घुस जाते हैं। सोचो आप, वीआईपी कल्चर की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। ये वीआईपी कल्चर ऐसा है कि जहाज, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी है कि एक साथ आ नहीं पा रहे। सब देख रही है कि कैसे कोई दिल्ली में राज करना चाहता है, कोई बिहार में, कोई यूपी में। जनता को भारतीय महत्वाकांक्षाओं को तो पीछे रखकर आगे आना होगा अगर मोदी को हराना है। अरे सुन तो लीजिए, जैसी मैं सही बात बोलता हूँ आप चिल्लाने। मैंने कहा कि जिस तरह से देवघर में बाकी टाइम आप गलत बात कर रहे थे क्या?
परमिशन जबरदस्ती जैसे ही मैं सही बात करता हूं आप चिल्लाती हैं, तो बाकी टाइम गलत बात बोलते हैं क्या? अरे बात ही नहीं सुनना चाहते तो क्या करे? नहीं मैंने आप लोग तो हरा के मानोगी बीजेपी। आप इस तरह के कमेंट्स करते हैं, सर मुझे बोलना पड़ता है, मैं क्या देख रही है कि मैं कोई बात कहना चाह रहा हूँ, आप टूक। अनुराग जी आप क्या बोलना पड़ता है? एटीसी में बीजेपी का नेता घुस गया तो बोलने में आपको डर लग रहा है? पैर कपने लगते हैं क्या? कपने लगते हैं डर के मारे? अरे बीजेपी के एमपी की बात कैसे करूं? बीजेपी के एमपी की बात करूंगी तो मेरी तो बीजेपी के एमपी की बात नहीं करूंगी, कपने लग जाते हैं आप। बीजेपी एक्टिंग कर रहे हैं अनुराग और क्या बीजेपी के एटीसी में उसके सांसद राजनेता के अलावा कोई और प्रोफेशन कभी सोचा आपने अपने लिए? एटीसी में शायद अच्छा काम कर लेते हैं आप उस प्रोफेशन में, मैं तो सजेस्ट कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं, एक और ऑप्शन था आपके लिए, ऐसे आपकी एक्टिंग देखकर लग रहा है एक और प्रोफेशन था, उसमें जा सकते थे। कॉमेडियन की कमी है बॉलीवुड में, आप जा सकते थे। मैं एक बार वरुण पुरोहित जी को लीजिए स्क्रीन पर। नहीं सर, इस तरह की बातचीत मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आपको सिर्फ टोक। थर्ड ग्रेड की कॉमेडी कर सकते हैं आप, प्रोफेशन ट्राई कर सकते हैं आपका मन है तो। मैं वरुण पुरोहित जी के पास एक बार जा रही हूँ। वरुण पुरोहित जी, भारत जोड़ो कर रहे हैं वहां राहुल गांधी, अब यहाँ पहले विपक्ष तो जोड़ो कर लें। भारत जोड़ो आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब पहले विपक्ष जोड़ो। बोलिए सरिता जी, प्रकृति न्याय करती है, समय का धर्मचक्र गतिशील होता है, एक आदमी कभी भी सत्ता में नहीं रह पाता है। आज जनता अपने आप ऑल्टरनेट ढूंढ लेती है। विपक्ष की जहां तक आप बात कर रहे हो, कोई मनमोहन सिंह जी का फेस पे चुनाव नहीं हुआ, वीपी सिंह जी नहीं हुआ, गुजराल साहब नहीं हुआ, देवगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी सब प्रधानमंत्री बने। अडवाणी जी जिन्होंने मेहनत की 2 से 200 बीजेपी को मोचा वो आज बैठे और राजयोग का मजा मोदी जी ले रहे। तो ये राजयोग है जिसके भाग्य में होगा जो बन जाएगा। रही बात अभी मैं ये देखना चाह रहा हूं कि 300 सीटें लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी 8 साल हो गए, 9 साल से अपना ढोल पीट रही है। इतनी भयाक्रांत क्यों है? जब नीतीश कुमार जी के पास सामान नहीं तो इतने घबराते क्यों हैं? विपक्ष ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है? आप देखिए ईडी, सीबीआई, आईटी का यूज वो ही लेगा जो सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति होगा। अगर 8 साल में आपने काम किया तो इनकी आवश्यकता क्या है? आप अपने 56 इंच के सीने की बात करते हो, आप कहते हैं हमने देश का विकास किया, उससे लड़ेंगे, हमको डरने की क्या जरूरत है? आज देखिए विपक्ष की एकता से कितने, अभी तो 2 साल है चुनाव के, उससे पहले से घबराने लगे। भाई घबराते क्यों? विपक्ष थर्ड फ्रंट अगर एक होता है, देखिए थर्ड फ्रंट जो है, मैं कांग्रेस की बात भी करूंगा, थर्ड फ्रंट हमेशा 10 साल 15 साल में कुशन का काम करता है भारतीय राजनीति में और एक बार के लिए सत्ता में आता है। अच्छा। कांग्रेस की जहां तक आप बात कर रहे हो, भारत जोड़ो जो यात्रा है, अभी कल रैली इतनी सफल रैली, इससे घबराने लग गए कि भाई क्यों रैली कर रहे? आप थर्ड फ्रंट की बात करते हैं सर, मैं हमेशा दिक्कत ये होती है, वो बात तो होती है, वो थर्ड फ्रंट बन नहीं पाता है, कभी सब साथ आ नहीं पाते हैं। और कितनी बार हमने ये बात कर ली है। अब नहीं बनता है, सुचारिता जी बनता है। इस बार भी नीतीश जी राहुल जी से मिलने आए हैं, लेकिन जब केसीआर उनके पास पहुंचे थे तो कह रहे थे नो बीजेपी नो कांग्रेस, हमें कांग्रेस भी नहीं चाहिए, थर्ड फ्रंट बनाते हैं चलिए। नीतीश जी ने कहा नहीं भाई हम तो राहुल से मिलने जाएंगे। ममता जी, अब ये नो बीजेपी नो कांग्रेस वाला एक थर्ड फ्रंट है, एक नीतीश जी राहुल जी वाला थर्ड फ्रंट है, कौन सा चलेगा? धन्यवाद सुचरिता जी। सबसे पहले आज परम श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ शिक्षक दिवस के अवसर पर। और उसके बाद जो ये फ्रंट की बात कर रहे हैं, असल में ये कोई फ्रंट नहीं है, ये भीड़ तंत्र बन गया है। प्रजातंत्र के अंदर माखौल उड़ाने वाला भीड़ तंत्र। और अभी जो ये सारा चल रहा है खेला और जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसके बारे में 2 लाइनें लिखिए, झट से बोलना चाहती हूँ कि जो नेता आलू बेचे लीटर भाव, जो नेता आलू बेचे लीटर भाव, नीतीश पहुंचे उनके दरबार। जिन्होंने पहले बेचे सपने और फिर बेची शराब, वो नेता कर रहे नीतीश बाबू का खेल खराब। लाइन पर लगे हुए बोल रहे नेता शरद पवार, 24 का सेरा मेरा है, सुन लो नीतीश कुमार। तो ये नटशेल में मैंने आपको बता दिया कहानी, जो ये डिफरेंट फ्रंट खोल करके आज विपक्ष के नाम पर एक बार फिर से वही महागठबंधन महाठगबंधन की कहानी गढ़ रहे हैं, जिनसे कुछ नहीं हो पाया। 2014 से हम देख रहे हैं आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूं और ये मैं मानती हूं कि किसी भी राष्ट्र के अंदर लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष का होना नितांत आवश्यक है, सुदृढ़ विपक्ष। लेकिन वो विपक्ष जो है ना सुचरिता जी, भारतवर्ष और भारतवर्ष की जनता के पक्ष में होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव विपक्ष होना चाहिए। यहाँ तो होड़ इस बात की है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको इतना बड़ा लैंडस्लाइड बहुमत दे करके दूसरी बार बिठाया गया है प्रधानमंत्री की कुर्सी में, देश की जनता ने उनको किस तरीके से सत्ता विहीन किया जाए, उनको किस तरीके से हटाया जाए और हरेक को अपने आप प्रधानमंत्री बनना है। आप देख लीजिए, जिसको देखो उसको प्रधानमंत्री बनना है। और ये होड़ देश को भला करने की, देश को विकसित करने की, देश के अंदर रोजगार लाने की, देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अच्छा करने
ये होड़ है कि मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो, उसके बाद देखो मैं क्या खेला करता हूँ। अब देखिए वो लोग भी बात कर रहे हैं जिनको अभी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी की जनता ने क्या बढ़िया सबक सिखाया है। मैं एक बार मैं स्वयं कर रहे वो भी कहानी, मैं स्वयं पुरोहित जी के पास जा रही हूँ। एक बार स्वयं पुरोहित जी को लीजिए स्क्रीन पर, हर्षवर्धन जी को लीजिए। स्वयं पुरोहित जी, ये टीएमसी ने जिस तरह से कहा कि मोदी वर्सेस राहुल इज अ फेल्ड मॉडल, ये फेल्ड मॉडल है, अब उसी मॉडल को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है फिर से। आप लोग जाएंगे इस मॉडल के साथ, नीतीश जी और राहुल जी के साथ? ऐसा है कि ये जी देखिए 2024 नहीं, ये तो अभी भविष्य की बात है। 2024 का जो चुनाव है ये मोदी की जो तानाशाह और अहंकार की सरकार है वर्सेस भारतीय जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले इनके जो साथी थे, आज देखिए मैं तो शुभकामनाएं दूंगा नीतीश कुमार को भी। नीतीश कुमार जो बिहार में इतने दिनों तक एनडीए के साथ थे, अब वो यूपीए के साथ समझ लीजिए उसमें आ गए हैं, वापिस महागठबंधन में आ गए हैं। तो उनको भी समझ में आने लग गया कि इनकी नीतियां ठीक नहीं है। शिवसेना इनके साथी छोड़ चुके हैं, अकाली दल इनका साथ छोड़ चुका है, इनके साथी छोड़ रहे हैं। विपक्षी भारतीय जनता की बात को सुनकर आज जिस तरह का किसान आंदोलन हुआ, विपक्ष ने उस आंदोलन को चुना है। आज जिस तरह की चरम महंगाई है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों पर, और रही बात ईडी और सीबीआई की तानाशाही जो मोदी सरकार कर रही है, इनकी स्पाइन कमजोर है, इनके पास लड़ने की क्षमता नहीं है। ये सोच रहे हैं कि हम सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है इनके अंदर में कि ये सीधा सीधा लड़े। बंगाल की जनता ने इनको दिखाया है। स्वयं प्रकाश जी, बंगाल की जनता ने दिखा दिया, लेकिन बंगाल के दम पर तो 2024 नहीं जीता जा सकता है। ममता दीदी अकेले तो नहीं जीत सकती हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इनके साथी साथ नहीं है। ये सवाल बनता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनके साथी नहीं है अब इनके साथ। नहीं स्वयं प्रकाश जी, लेकिन आप लोग साथ हैं। इलेक्शन इज नॉट, नहीं राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए कोई आगे आएगा? देखिए ये कहां राहुल गांधी को सपोर्ट करने आगे की बात हो रही है। विपक्ष की एकजुटता में राहुल गांधी कहां से आ रहे हैं? विपक्ष वो नहीं है। अगर हमारे जो भी विधायक, अच्छा तो राहुल गांधी को टाटा बाय बाय करके जाएंगे, वो राहुल गांधी टाटा बाय बाय हो गए, प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि राहुल गांधी बनेंगे या ममता बनर्जी बनेगी या नीतीश कुमार बनेंगे, ऐसे कोई नहीं। आप कह रहे राहुल गांधी की बात कहां से आ गई? देखना है कि 2024 में भारत की जनता, ठीक है, राहुल गांधी के पास साथ में मिलना मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा उनकी पार्टी नहीं बना रही है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या, लीजिए अब वरुण जी सुन लीजिए जरा, वरुण जी सुन लीजिए जरा। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने बहुत क्लियरली कह दिया है, जिन्हें पार्टी नहीं बना पा रही पीएम उम्मीदवार, उन्हें हम क्या बनाएंगे। अब एक बार हर्षवर्धन जी गांधी को शुभकामनाएं जरा लीजिए, वरुण जी को भी स्क्रीन पे। महेश, मैं एक बार हर्षवर्धन जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने आई थिंक बहुत क्लियरली बोल दिया कि जिन्हें पार्टी नहीं पीएम पद का उम्मीदवार बना सकती, उन्हें हम क्या बना लेंगे भाई? थर्ड फ्रंट कैसे बना लेगा उन्हें? देखिए आप सुचारुता जी, तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस से जन्मी पार्टी है। हाँ अच्छा, एक बार हर्षवर्धन जी बोले, स्वयं जी, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास एकदम है हमारे वापस आ रही हूँ। हाँ हर्षवर्धन जी, बीच में इतना क्यों की बात बोल चुके हैं, तब दूसरे की सुनिए भाई। स्वयं जी आपने अच्छी बात कह दी है। स्वयं जी ने जो बात कह दी है वो बात स्वयं राहुल गांधी भी नहीं कह सकते, कांग्रेस पार्टी भी नहीं कह सकती, लेकिन उसको इन्होंने बहुत अच्छे से कह दिया। मुझे लगता है कि इस पूरी कवायद को अगर हम देखें तो एक बात बहुत ठीक से समझ में आती है कि किसी एक समय में एक कोई नेता होता है अचानक जिसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसमें बज पॉइंट आ जाता है, ट्रिगर वैल्यू हो जाती है, और अचानक उसी के इर्द गिर्द कहा जाता है कि अब ये नेता है जो विपक्षी एकता को साथ लेकर चलेगा और नरेंद्र मोदी का विकल्प बन जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो जो बज पॉइंट होता है जैसे ही खत्म होता है तो उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है और वो नेता हाशिए पर चला जाता है। इसके उदाहरण हमने बहुत ढेर सारे देखे। अभी ताजा उदाहरण जो दो हैं वो है तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, और जो बिहार में मुख्यमंत्री बन गए फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, शरद पवार कहाँ हैं, ममता बनर्जी कहाँ हैं, और तो और जिस दिल्ली में वो राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं वहां अरविंद केजरीवाल कहाँ है। अब भले ही अरविंद केजरीवाल की लोकसभा में एक भी सीटें नहीं, लेकिन 2 राज्यों में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। मुझे लगता है कि इस गठजोड़ का सबसे बड़ा संकट यही है
कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट पर सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कोई परमानेंट अरेंजमेंट पहले तैयार करें और नीतीश कुमार को खुद पहले तय करना है कि वो जयप्रकाश नारायण बनना चाहते हैं ये बिल्कुल सही बात है। और अब वो ऐसे होने लग गया है कि खिचड़ी पकने की शुरुआत होती है, उससे पहले ही लोग कहते हैं ये तो कच्ची रहेगी, ये नहीं बनने वाली है, वो वाली हालत हो चुकी है। तो वो अब जब खिचड़ी पकेगी, जब परोसी जाएगी, उस तक तो बहुत इंतजार है। एक बार बड़ी खबर बता दूं, पीएम उम्मीदवारी के सवाल पर नीतीश कुमार ने क्या बोला है। पीएम बनने की इच्छा नहीं है, सब एकजुट होंगे तो आपस में बैठकर चुनाव करेंगे, कह रहे हैं नीतीश कुमार। सब एकजुट होंगे तो आपस में बैठकर, यानी अभी तक सब एकजुट नहीं है, सब अगर एकजुट होंगे तो आपस में बैठकर हम चुनाव करेंगे, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार। पीएम दावेदारी को लेकर उनका ये बड़ा बयान आया है दिल्ली पहुंचने पर। अब यहां दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने क्या बातें कही हैं और जरा उनका एक बार पोस्टमार्टम करते हैं, उन बातों का मतलब क्या है। नीतीश कुमार ने आने से पहले कहा मोदी है तो मुश्किल है। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? क्या इसका सीधा मतलब यह है कि अकेले लड़ना मुश्किल है? नीतीश कुमार बोल रहे हैं बीजेपी को हराया जा सकता है। इसके क्या मायने हैं? इसके क्या ये मायने हैं कि लड़ाई कतई आसान नहीं है? नीतीश कुमार ने बोला आपस में लड़ते रहे तो नहीं होगा, ये उनका बयान। इसके क्या मायने हैं? क्या इसके मायने ये है कि विपक्षी फूट में बीजेपी को फायदा होगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं जो साथ नहीं दे रहे उनसे भी मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि विपक्ष में मतभेद बने हुए हैं और इसी के साथ साथ नीतीश कुमार ने क्या कहा, कांग्रेस को भी साथ लाएंगे, कांग्रेस को भी साथ लाएंगे। इसके क्या मायने? कई विपक्षी दल कांग्रेस को नहीं चाहते हैं, जो कि केसीआर ने कहा, जिसको लेकर केसी त्यागी का बयान आया कि कांग्रेस नहीं चाहते थे साथ में चले केसीआर, लेकिन हम चाहते कांग्रेस साथ हो। एक बार मैं आपको सुनवा देती हूँ और अनुराग जी इसको सुनिएगा। जनता की राय हमने थोड़ी जानी कि जो बैठकें हो रही है इसे लेकर क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आ रहे। एक तरफा रहेगा मोदी जी का। नीतीश कुमार तो कहीं उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। चोर चोर मौसेरा भाई सब एक हो गए हैं। मोदी जी को क्या मुकाबला करेंगे? इन लोगों की क्या शक्ति है मोदी जी का मुकाबला कर? मोदी जी भगवान का अवतार हैं, क्या ये सब मुकाबला करेंगे मोदी जी से? देखिए, मोदी जी का मुकाबला करने के लिए तो सब लोग तत्पर हैं। एकजुट होंगे तो मोदी का मुकाबला कर सकते हैं, नहीं तो सब लोग प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन के घूमते रहेंगे ऐसे ही। एक हो जाए या चार हो जाए, उससे कोई अंतर मोदी जी के अच्छी प्रभाव पर नहीं पड़ेगा, ये जान लीजिए। क्योंकि मोदी जी जमीन के नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, काम करके दिखाया है, दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया है, इसलिए मोदी जी का कोई जोर अभी नहीं है। अच्छा, ये बिहार के लोगों से हमने कुछ पूछा था, एक बार अनुराग जी के पास जा रही हूँ। अनुराग जी, आपने सुना एक बड़ा दिलचस्प कमेंट एक व्यक्ति ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर एकजुट होंगे तो आप मोदी का मुकाबला करा सकते हैं, हरा दीजिए उन्हें, वरना पीएम कैंडिडेट बन के घूमते रहेंगे। देखिए, मैं आपकी बात पे तो यकीन कर नहीं सकता, क्योंकि आप डिबेट में लोकतंत्र नहीं रखती हैं। जब बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर बोलते हैं तो आप एकदम मग्न होकर जैसे कोई कीर्तन कर रहा हो एकदम सुनती रहती हैं, आप चुप। और हम लोग जैसे बोलना शुरू करते हैं आप उधर से बोलना शुरू कर देती है। तो आपकी तो बात पे भरोसा नहीं ना, जनता देख रही होगी, वो भी कर रही होगी कि आपने कहाँ से क्या है। अब सवाल आप सुन तो लीजिए। नहीं, लहजा मैंने बता दिया। अब आप जिस तरह से एंकर पर अटैक करते हैं, आप प्रेम से नहीं बोल रही है ना, हमें बोलने नहीं दे रही है, फिर आप बोलने लगे। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बताइए ना। ठीक, तो हमें बोलने दीजिए, नहीं शोभा देगा। आप भी तो इस तरह से बात करते हैं, मैं मजबूर हो जाती हूँ जवाब देने पे। चलिए बोलिए सर, बोलने तो दो भाई, फिर आप बोल रही हैं। देखो, दिक्कत है कि हम कम बोलते हैं, आप ज्यादा बोलती हैं। जनता देख रही है कि आप ही बोलती हैं। जवाब दे रहा हूँ। देश की जनता ने तय कर, सुन लीजिए, देश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार झूठों को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। मैंने पहले बोला, ये सच और झूठ की लड़ाई है। जो लोग झूठे हैं, जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है, और राष्ट्र को बचाने के लिए सारे विपक्षी दल एक साथ होंगे, क्योंकि जनता की आवाज है, क्योंकि लड़ाई राष्ट्र की है। हमारे आपस में व्यक्तिगत किसी बीच को लेके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंदर में मनभेद करने की कोशिश की है, समाज के अंदर में जनता के एक नफरत फैलाने की कोशिश की है। यह हिंदुस्तान है, संवेदनाओं का देश है, और संवेदनाओं के देश में आपने जहर बोने की कोशिश की है। आप संवेदनाओं के देश में आप यहां पे सत्ता पाने चाहते हो, चाहे वो किसी कीमत पे हो, लेकिन हिंदुस्तान कभी सत्ता का लालची नहीं रहा है। हिंदुस्तान हमेशा भाईचारे का लालची रहा है, हिंदुस्तान हमेशा आगे बढ़ने का लालची रहा है। हिंदुस्तान को हमेशा आगे बढ़ना है। आपने क्या किया है? आगे बढ़ने की जगह क्या हालत आपने अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की कर दी? क्या बोला था? डीजल पेट्रोल
पेट्रोल की कीमत क्या होगी, आज क्या है डीजल पेट्रोल की कीमत, क्या बोला था सिलेंडर के हम आएंगे तो सिलेंडर कितने भाव हो गए, आज क्या 1000 रुपए यहाँ सिलेंडर क्रॉस कर गया, क्या है यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी की कीमतें, रोजमर्रा जो सामान उनकी कीमतें क्या है, और आप उसको ढकने और छुपाने की कोशिश करते हैं। दूध दही जैसे में आपने जीएसटी लगा के महंगा कर दिया, जो आदमी 2 वक्त किसी तरह से रोटी खाता तो वो भी छीनने की कोशिश की है आपने। तो हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, आप इतना हल्ला मचाते रहिए भारतीय जनता पार्टी, कितना भी हल्ला मचा ले, कौन कहां किधर किधर कितनी भी न्यूज बना ले, खबर तो वही है, अंतिम सत्य यही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सपाया है। ये अंतिम सत्य लिख लीजिए आप कितनी भी लड़ाई जल लगवा लो कि ये गए, वो मिले, ये फलाने, वो ठिकाने, कितना भी चक्र घुमा लो झूठा, लेकिन जनता ने अपना जो सुदर्शन चक्र है वो घुमा रही है जनता, कि जब 2024 में जनता अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगी, अपने सम्मान के, हिंदुस्तान के सम्मान की लड़ाई लड़ेगी, अपनी इज्जत को बचाएगी और बोलेगी कि जो झूठे लोग जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी उनको भगाना है, वो लोग जिसने किसानों की इनकम डबल करने की बात की थी उनको भगाना है, वो लोग जिन्होंने बोला था कि हम आएंगे हर एक के खाते में 15 लाख रुपए होंगे और 2 करोड़ रोजगार हर साल होगा, उनको भगाना है। आज देश की हालत को जिस तरह से जर्जर अवस्था में पहुंचा दिया है, और कुछ चंद लोगों को फायदा देने के लिए जब बीजेपी के नेताओं की बात करते हैं, वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते थे, आज अगर उनका चार्टर नहीं उठता तो एटीसी के कमरे में जाके घुस जाते हैं, एटीसी में घुस के कहते हैं मुझे ऑर्डर है, और जबरदस्ती उसको जहाज को उड़ा ले जाते हैं। ये तानाशाही नहीं है तो अंधेरगर्दी नहीं है तो क्या है? आप एयरपोर्ट के अंदर एटीसी में घुस जाएंगे? ये वीआईपी कल्चर नहीं तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, ये वीआईपी कल्चर नहीं तो क्या है? चार्टर को उड़ाना है आपको, अपनी मर्जी के हिसाब से चलना है तो पूरा का पूरा खानदान एटीसी में घुस जाएगा और घुस के अपना नहीं आप परमिशन लेके जहाज उड़ा देगा। ये हो गया हिंदुस्तान की हालत आज की डेट में। ये बीजेपी के पास जवाब नहीं क्या? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूछा अपने एमपी से कि आपने ऐसा क्यों किया? आप एटीसी में क्यों घुसे? किसने आपको एटीसी में घुसने का ऑर्डर दिया? किसके परमिशन से आप घुसे? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? ये दादागिरी नहीं तो क्या है? ये करप्शन नहीं तो क्या है? ये यहाँ पे वीआईपी कल्चर नहीं तो क्या है? आपने हिंदुस्तान के अंदर में वीआईपी कल्चर पैदा कर दिया, गरीब की चिंता करनी आपने बंद कर दी, इसलिए जनता ने आपकी चिंता बंद कर दी। जिस तरह से बिहार में आपको उठा के फेंका गया है, इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में 2024 में जनता उखाड़ देगी। सर 3 मिनट 10 सेकेंड आप बोले हैं, लेकिन तब भी आप खुश नहीं होंगे, गारंटी से कह सकती हूँ, गारंटी से कह सकती हूँ, गारंटी से। अब मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ, ठीक है? नहीं सर, मैं तो कह रही हूँ, अभी भी आप खुश नहीं होंगे, एंकर पर आप फिर से बात करेंगे, ये भी गारंटी से कह आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बार प्रेम शुक्ला जी, अपेक्षा है कि मेरे बीच में मुझे फर्क नहीं पड़ता है, फेंकने का दुष्कार्य नहीं करेंगे। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनुराग भदौरिया जी हमारे गेस्ट हैं, आते हैं हमेशा, वो तंज भी कसते हैं, मैं भी उन पर बोल देती हूँ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, ये सारी जो पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, अब ये सब एक साथ आने की बात फिर से करते हैं। अब जैसे उस व्यक्ति ने कह दिया, मैं फिर उस पर आ रही हूं, पीएम पद के बहुत दावेदार है, पीएम बन करके घूमते रहेंगे। ये वाली तस्वीर 2024 में फिर से होगी थर्ड फ्रंट के लिए? किससे सवाल है? देखिए, थर्ड फ्रंट तो जो है कोई यहां गिरा का कोई वहां गिरा वाली दशा में है। सवाल यह है कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय राष्ट्र के संबंध में बड़ा सकारात्मक चिंतन कर रहे थे, नकारात्मक शब्दों में। तो पहले ये समझ लीजिए कि भारत आज अर्थव्यवस्था, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकाल अपना प्रारंभ किया था, तब भारत विश्व की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। आज जब स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती वर्ष है, तब भारत अमृत काल में जो है आज 5वें नंबर की, ब्रिटेन जिसका उपनिवेश हुआ करता था, उससे आगे की अर्थव्यवस्था बना है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संभव हो पाया है, वरना तो अखिलेश सिंह यादव हुआ करते थे, अखिलेश यादव, जिनके कार्यकाल में बम कांड के अभियुक्तों को मुसलमान होने के नाते रिहा कर दिया जाता था। कालांतर में मोदी जी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में उन आतंकवादियों को मृत्युदंड मिला। तो आप कृपा करके हमारी चिंता न करें, अपनी देख लीजिए जरा, चचा जो है साथ है क्या आपके? ओम प्रकाश राजभर हैं क्या आपके साथ में? समाजवादी पार्टी जरा बता दे, आजमगढ़ और रामपुर की सीटें अभी अभी हारे हैं कि नहीं हारे हैं? तो समाजवादी पार्टी की ये दशा है। नीतीश कुमार की दशा मैंने पहले ही बता दी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत का राष्ट्रोत्थान हुआ है, उसके कारण जनता में जिस तरह की आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता है, उसके बूते भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के लक्ष्य को
सिद्ध करेगी। प्रेम शुक्ला जी, वो कहते हैं आपकी लोकप्रियता जा रही है, आपकी लोकप्रियता जा रही है, इसलिए आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह छापेमारी करवा रहे हैं, हर जगह सरकार बनाने की जुगत में लगे रहते हैं। तो भ्रष्टाचारियों को पकड़े नहीं, ईडी सीबीआई भ्रष्टाचारियों को ना पकड़े। अब नीतीश कुमार जो है भ्रष्टाचारियों के तलवे चाटने पर मजबूर हो सकते हैं सत्ता के स्वार्थ में। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी है। सोनिया गांधी 420 करेंगी तो उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा, राहुल गांधी 420 करेंगे उनको बेल लेना पड़ेगा। अगर पार्थ चटर्जी के घर से जो है उनकी महिला मित्र के घर से अगर 50 करोड़ रुपए की नकदी जब्त होगी तो क्या उनका लाकर यहाँ पर सार्वजनिक सत्कार किया जाना चाहिए, ये अपेक्षा की जा रही है। अगर जो है मनीष सिसोदिया हर माह जो है एक ही शराब वाले से 6 करोड़ रुपए ले लेते हैं। अब मैं एक बार लव कुमार जी से पूछ लेती हूँ, प्रेम शुक्ला जी बता रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी, क्या उनके खिलाफ सीबीआई लव कुमार जी और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को स्क्रीन पर रखिए जरा साथ में। लव कुमार जी, टीएमसी खुलकर कहती है कि राहुल गांधी पीएम फेस नहीं हो सकते नरेंद्र मोदी के सामने। आपके नेता राहुल गांधी से ही मिलने सबसे पहले पहुंचे हैं। अब ये जो नया समीकरण आप बना रहे हैं, जरा जनता को भी तो बताइए क्या है ये समीकरण। इसमें राहुल गांधी है साथ में या राहुल गांधी के अलावा बना रहे हैं एक मोर्चा, कैसे चलेगा सर? रीता जी, सबसे पहले तो मैं प्रेम शुक्ला जी के सवाल का जवाब दे दूं। पहले तो आप किसी चीज पर टोकती नहीं है, उन्होंने थूक कर चाटने जैसे बात कर दी, ये बीजेपी के संस्कार को दर्शाता है। और दूसरा, हम अगर किसी भ्रष्टाचारी के तलवे चाट रहे हैं तो यही नारायण राणे के खिलाफ इतना हल्ला करने के बाद उनको कैसे पार्टी में शामिल कर दिया? पहले सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। बीजेपी वाला संस्कार मत लाइए मेरे साथ, अपना स्वीकृत मुहावरा है आपकी जानकारी के लिए। अपनी बात जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे मुझे उससे आपत्ति है, सुनीता जी आपको रुकना चाहिए था। ठीक है, और ये मैं भ्रष्टाचारी के तलवे चाट रहा हूँ। सुखराम के खिलाफ सबसे ज्यादा नारा इन्होंने लगाया, सुखराम को अपने पार्टी में ले आया तो दूध के धुले हो गए, एकनाथ शिंदे दूध के धुले हो गए। मुकुल राय के लिए कितना बड़ा बड़ा पोस्टर वहाँ चल रहा था, और मुकुल राय जैसे ही इनके पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया बीजेपी का, भले है कि नहा धोआ कर चले गए, पवित्र होकर अपने पार्टी में चले गए टीएमसी में। अजीत पवार के लिए बाप रे कितना हंगामा किए। अजीत पवार के साथ 6 बजे भोर में आप सत्ता ग्रहण कर लेते हैं, शपथ ग्रहण कर लेते हैं, तो समय अजीत पवार दूध के धुले हो जाते हैं। और रही आपके सवाल की बात, नीतीश कुमार जी ने सबको साथ लेकर चलने की बात कही, और राहुल गांधी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है। अरे कांग्रेस ने जो आधार दिया उसी पर कहीं निराधार बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ने बिल्कुल, लव कुमार जी मैं वही पूछ रही हूँ, आप तो कह रहे हैं कांग्रेस साथ चलेगी, दूसरा विपक्ष दूसरी पार्टियों का मत भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। अब वो कहेंगे कि भाई हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए, तो फिर को साथ लेकर चलेंगे। नीतीश कुमार जी जब निकले हैं तो सभी को साथ लेकर चलेंगे। और इनके यहाँ ये पेटेंट करा लिए है क्या प्रधानमंत्री का पद? और जब जनता चुनाव लड़ती है ना, पेटेंट करा लिया, केस नहीं होता। और जब जनता चलती है ना, तो राजनारायण जैसा व्यक्ति जिसके पैर में चप्पल नहीं था, श्रीमती गांधी को हरा दिए थे। और आज आप सोच रहे हैं कि ठीक है ममता जी, सकता है, यही अहंकार रावण को। कोई भी पद सर लोकतंत्र में पेटेंट नहीं होता है, कोई भी पद पेटेंट नहीं होता है लोकतंत्र में, और वो प्रधानमंत्री पद की भी दावेदारी के बारे में वही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सब कुछ आंकड़ों पर निर्धारित है। अब जब मैं कह रही हूं 2014 में 2 सीट पर रह गई जेडीयू, जब नरेंद्र मोदी से अलग लड़े, और उसके बाद 2019 में क्या हुआ, फिर आए वापस, किस तरह 16 सीटें जीती। ममता जी, अब ये तो एक गणित है जो मैं सामने रख रही हूं, या फिर ये गणित पलट सकता है? देखिए सुचरिता जी, ऐसा है कि इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की दिन में बड़ी आदत पड़ गई है। और एक मुहावरा मैं ये सो कॉल्ड विपक्ष को समर्पित करना चाहती हूँ कि कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कुनबे के बस की कुछ है नहीं, ये कर नहीं पाएंगे, ये हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा एक चैलेंज है, ये तमाम लोग आकर के बोल रहे हैं कि हम साथ हैं। असल में ये हम 60 हैं, सारे के सारे जितने भी 50-60 है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। तो यहीं पर इन लोगों की जो एकता है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। तीसरी जरूरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि हम एक है, हमें एक होना है और हम हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को, हराएंगे एनडीए को, तो 24 घंटे में 2024 का एक चैलेंज ले लीजिए आप और ये बता दीजिए कि विपक्ष का 24 के अंदर कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा। क्या नीतीश बाबू कल दिल्ली के अंदर एक बड़ी, मैं स्वयं जी के पास जा रही हूँ,
और बता सकते हैं कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और एक जरूरी और बात, अभी कोई भाई मेरे बोल रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगी, बोल रहे थे कि बिहार के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। अरे कैसी बातें करते हो भाई, जो सच है वो तो बोल दो। जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया था कि जनता ने उनको अपना मान सम्मान और अपना पूरा मत दिया था, उनको ही बहुमत दिया था। जो प्री पोल अलायंस था, ये जो 3 तिकड़ी हुई है, जो उसके बाद जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है एक बार मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ स्वयं प्रकाश जी से कि क्या ममता दीदी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस के बीच कोई बैठक हो सकती है? इनको म्यूट करिए। एक मिनट ममता जी, स्वयं प्रकाश जी, कोई बैठक हो सकती है? देखिए, क्योंकि जो बड़े नेता है पार्टी के, उन्हें तो आपस में मुलाकात करनी होगी, या फिर नीतीश कुमार जी उस रोल में है कि वो सबसे मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी हमारी जननेत्री है और उन्होंने सबके साथ ही ये गेट खुले रखे हैं, ये दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र में जिस तरह तानाशाही चल रही है ना, इसका विरोध है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान को बचाने के लिए समझौता सर झुका के नहीं किया जाता है, समझौता किया जाता है बराबर में बैठ करके। अगर कांग्रेस हमारे को मान सम्मान देगी, बराबरी की बात करेगी, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। ममता बनर्जी एक अहंकारी नहीं है, ये सबको पता है। ममता बनर्जी आज भी हवाई चप्पल में और टाली के घर में रहने वाली है। उसने सबके साथ आज चाहे वो राजीव जी गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, दोनों के शीर्ष नेतृत्व हमारे घर में आ चुके हैं। हमारे ममता बनर्जी के साथ में सबके संबंध ठीक है। ममता बनर्जी ऐसा कभी नहीं कहती है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मगर देखिए, अभी जो देश का माहौल इन्होंने बना दिया है, जिस तरह का माहौल, महंगाई है और बेरोजगारी है, इसके खिलाफ में लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टियों को एक होना पड़ेगा। और ये कोई खराबी नहीं है। नहीं, बिल्कुल खराबी नहीं है सर, स्वयं प्रकाश जी, बिल्कुल खराबी नहीं है। एकजुट होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ती है। आपके इस बयान से ये लग रहा है कि एकजुट होना तो पड़ेगा, लेकिन अभी एकजुट है नहीं। ये बात है हर्षवर्धन जी, एकजुट होना पड़ेगा लेकिन अभी एकजुट है नहीं। एकजुट, हाँ, हर्षवर्धन जी की आवाज दीजिए। विपक्ष का एकजुट होना बहुत अच्छी बात। यहाँ मेरी आवाज आ रही है? बोलिए सर, बोलिए, आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में किसी भी वक्त विपक्ष का एकजुट हो जाना बहुत अच्छा है, लेकिन 70 के दशक को आप 2022 में या 2024 में आप जस्ट का तक कॉपी करना चाह रहे हैं। तो मैं मतलब ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर कोई बता पाए कि इसमें जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति कौन है, इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर पद की लालसा नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है? फिर देश के किस हिस्से से ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा होता हुआ दिख रहा है जो स्वतः स्फूर्त हो? क्योंकि 70 के दशक की जब हम बात करते हैं तो एक प्रधानमंत्री ऐसा जिसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हो रहा था और उसमें सब एकजुट हो गए। कोई ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री पद की इच्छा नहीं एकजुट हो गए। तो दोनों में फर्क है। देखिए, विपक्ष एक दमदार और एक बुलंद विपक्ष का खड़ा होना सरकार के सामने बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र में, लेकिन इसी के साथ साथ वो एकजुट होना भी बहुत जरूरी होता है, जो एकजुटता अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार वो कर सकते हैं, वो समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।